ये एनी टाइम स्टडी की हिस्ट्री सीरीज़ की सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन रूल के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। इस सेकंड पार्ट में हम लोग राइज ऑफ मिडिल क्लास, लिबरल नेशनलिज्म और ट्रीटी ऑफ वियना के बाद यूरोप में किस तरह से कंजर्वेटिज्म आता है उसके बारे में बात करेंगे। जो इससे नेक्स्ट पार्ट होने वाला है थर्ड पार्ट, उसमें ब्रिटेन, इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरह से होता है, जो कि बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करने वाला है। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। अब मिड 18th सेंचुरी की बात करते हैं। तो मिड 18th सेंचुरी में यूरोप ऐसा नहीं दिखता था जैसे वो अभी दिखता है, बल्कि यहाँ पे मोनार्क होते थे और उन मोनार्क के अपने अपने किंगडम होते थे। अब इन किंगडम्स में अलग अलग तरह के लोग रहते थे जिनका कल्चर, लैंग्वेज, हेरिटेज, एथनिसिटी अलग अलग होते थे। अब मोनार्क अगर और एरिया जीत लेता है पास वाला, तो वो पास वाले लोग भी उसके किंगडम का हिस्सा बन जाते थे। यानी कि इन लोगों में कॉमन चीज़ पर इनका मोनार्क था। इसके अलावा इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। पब्लिक बहुत ज़्यादा अलग अलग थी, ये प्रजा बहुत ज़्यादा अलग अलग थी। अब ऐसे लोगों में नेशनलिज्म की या यूनिफॉर्मिटी की फीलिंग कैसे आती है जो लोगों को एक साथ रहने की फीलिंग पैदा करे? तो इसका जवाब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब हम ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ देते हैं और मशीन बना के चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं या मशीनों से और चीज़ों को बनाते हैं, तो उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और यही यूरोप में होता है। अब तक वहाँ पे सिर्फ केवल दो क्लास थी। पहली तो एरिस्टोक्रेट्स थी और दूसरी पीजेंट होते थे। एरिस्टोक्रेट कहते थे अमीर लोगों को, यानी कि जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी और जो एग्रीकल्चर में उस लैंड होल्डिंग का इस्तेमाल करते थे। और पीजेंट या टेनेट्स कहते थे उन लोगों को जो या तो छोटी ज़मीन पे खेती करते थे या फिर एरिस्टोक्रेट्स के यहाँ पे नौकर बन के उनके यहाँ खेती करते थे। सिर्फ ये दो ही क्लास थी। पीजेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी लेकिन उनके पास पावर बहुत कम थी क्योंकि वो गरीब थे। एरिस्टोक्रेट्स की पॉपुलेशन बहुत कम थी लेकिन उसके पास रिस्पेक्टिवली पावर काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि वो अमीर थे। तो उनकी पॉपुलेशन कम होने के बाद भी वो यूनिटी में रहते थे। अब उनकी यूनिटी के रीज़न क्या थे? तो उनकी यूनिटी के रीज़न थे कॉमन लाइफस्टाइल, यानी कि वो एक साथ रहते थे, एक जैसा लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच का इस्तेमाल करते थे वो सभी, और वो शादी भी आपस में ही करते थे, यानी कि एक एरिस्टोक्रेट दूसरे एरिस्टोक्रेट फैमिली में ही शादी करेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनमें एक यूनिटी बनी रहती थी, यानी कि इकट्ठा रहते थे। तो अब बात आती है कि सिचुएशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चेंज क्या? तो अब बात आती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से फ़र्क क्या पड़ता है। जो सिचुएशन अभी तक चल रही थी, यानी कि केवल एरिस्टोक्रेट होते थे और सिर्फ पीजेंट होते थे, उसमें चेंज क्या आता है? तो जब इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू होती है, फैक्ट्री सेटअप होना शुरू होती है, तो इससे एक नई वर्किंग क्लास सामने आती है जिसे हम मिडिल क्लास भी कहते हैं। इन मिडिल क्लास लोगों में टीचर्स, एडवोकेट्स, वर्कर, कारपेंटर, ये सब लोग शामिल थे। इन लोगों का राइज होता है, यानी कि जब फैक्ट्री सेटअप होना शुरू होती हैं तो नए नए शहर सेटअप होते हैं, नए नए शहर को बसाया जाता है और उन शहरों में रहने के लिए मिडिल क्लास सामने आते हैं जो टीचिंग का प्रोफेशन अपनाते थे, एडवोकेट्स का प्रोफेशन अपनाते थे, फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर होते थे, कारपेंटर होते थे। और ये जो मिडिल क्लास होती है, अब यही वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में नेशनलिज्म का आइडिया को और भी ज़्यादा पॉपुलर करते हैं। और जो इस नई मिडिल क्लास सोसाइटी का यूरोप में राइज होता है, तो यूरोप के अंदर ये नेशनलिज्म की बात तो करते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ के ये लिबरल नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे लिबर्टी का सीधा सा मतलब फ्रीडम से था। अब इस लिबरलिज्म के जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के आगे सब लोग बराबर होंगे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि सभी सेक्शंस की कंसेंट से ही गवर्नमेंट चलेगी, एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, यानी कि ऑटोक्रेसी अब देश में नहीं चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन रूल हो और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो थ्रू पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के ज़रिए ही जो राज्य चलना है वो चले। ये सब इस लिबरलिज्म के फीचर्स थे। यहाँ पे लिबर्टी का मतलब ट्रेड्समैन के लिए और बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा अलग था। वो इस फ्रीडम को जो कि देश में होने वाली थी इकोनॉमिक स्पेस में भी आजमाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इकोनॉमी में जितने भी हर्डल्स हैं वो सब दूर हो जाए, जैसे कि जो स्टेट इम्पोज ड्यूटी है वो हट जाए, मल्टीपल जो करेंसीज देश में चल रही हैं उनसे दिक्कतें आती हैं वो ख़त्म हो जाए, कस्टम बैरियर्स हैं देश में वो ख़त्म हो जाए, और जो डिफरेंट वेट एंड मेजर्स का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए। फिर से फ्रांस की बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि नेपोलियन किस तरह से 1815 में वाटरलू में हार जाता है। उसे यूरोप के जो मोनार्क थे वो कलेक्टिवली हरा देते हैं। इसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया मिलके लड़ते हैं, वॉर होता है और नेपोलियन की हार हो जाती है। अब जो ये लोग मिलकर उसे हरा देते हैं तो उसके हराने के बाद फ्रांस के सेटलमेंट के लिए एक मीटिंग बुलाते हैं। अब क्योंकि ये मोनार्क थे तो ये चाहते थे कि फ्रांस में फिर से मोनार्की वापस आ जाए, तो ये लोग तय करते हैं कि एक ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच के यहाँ पे होती है फ्रांस के सेटलमेंट के लिए। और इस सेटलमेंट में ये लोग सेट करते हैं कि बॉर्बन डायनेस्टी, यानी कि जो नेपोलियन रूल से पहले फ्रांस में रूल कर रही थी, वही बॉर्बन डायनेस्टी फिर से पावर में आ जाएगी और फिर से फ्रांस में रूल करने लगेगी। इसके अलावा जो फ्रांस ने एरिया जीत लिया था नेपोलियन रूल के दौरान दूसरे देशों का,
वो ये लोग आपस में बांट लेंगे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया आपस में ये लोग मिलकर बांट लेंगे। अब जब भी बॉर्बन डायनेस्टी फिर से पावर में आ जाती है, फ्रांस पे रूल करने लग जाती है, तो ये 2 काम करती है। पहली तो ये कि कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट फिर से सोसाइटी में लेके आती है। कंजर्वेटिज्म मतलब पुरानी सोच, पुराने ख्याल, और जितने भी नेपोलियन ने रिफॉर्म किए थे उन सबको ख़त्म कर देती है और पहले जैसे सिचुएशन को वापस लेके आती है। यानी कि मोनार्की फिर से वापस आ जाती है, सोसाइटी में सोशल हायरार्की फिर से वापस आ जाती है, प्रॉपर्टी राइट्स पहले जैसे हो जाते हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट पहले जैसे हो जाते हैं, चर्चेज़ की पावर पहले जैसी हो जाती है। दूसरा काम ये लोग करते हैं सेंसरशिप ला के। सेंसरशिप माने समाज में जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी लिटरेचर आएगा, जो भी मीडिया आएगा, उस पर थोड़ा सेंसर करना, इनके काट छाँट के वो चीज़ें सोसाइटी में आने देना। क्यों? इसका जवाब है कि नेपोलियन रूल जब हुआ था, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी और बॉर्बन डायनेस्टी को पावर से इन्होंने बाहर कर दिया था। तो ऐसी रेवोल्यूशन ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में फिर से आए, सोसाइटी को फिर से सरकार के खामियों के बारे में पता लगे, तो ये सेंसरशिप लागू करते हैं। यानी कि मीडिया, लिटरेचर, बुक्स, इन सभी जगहों पे, प्लेज में, स्पीचेस में, सॉन्ग्स में, फिल्मों में जिस भी तरह की सरकार की बुराई हो सकती है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, उसको ये लोग सेंसर करते हैं और उसको सोसाइटी तक नहीं आने देते हैं। यानी कि एक बड़ा नुकसान होता है, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाती है इनकी। अब ये खुल के अपनी बातें नहीं रख पाएंगे। अब आप लोग ये कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि बोर्ड्स में आए हैं और इस वीडियो से सीधा सीधा कवर होता है।